उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 17 दिनों तक चले इस मौत के जंजाल से जब ये मजदूर निकले तो मानो इनको एक नई जिंदगी मिली हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा लगने लगा था कि अब इन मजदूर को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि जितनी भी टेक्निक यूज की जा रही थी सब टेक्निक फेल होती दिखने लगी थी और हर कोई होप हारने लगा था। तो कैसे निकले ये 41 मजदूर टनल से और क्यों हुआ ये हादसा, और क्या वाकई में ज़रूरी है इस टनल को बनाना? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था रविवार। हर कोई दिवाली की तैयारियां कर रहा था, कोई अपने दोस्तों से मिलने वाला था, कोई मिठाइयां बांटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिसके लिए ये दिन काला दिन बन गया। जी हाँ, 12 नवंबर ही वो दिन था जिस दिन उत्तरकाशी टनल में काम कर रहे 41 मजदूर टनल के कोलैप्स होने की वजह से वहां पर फंस गए। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, हर किसी को इन मजदूरों की चिंता होने लगी। तो इन मजदूरों को रेस्क्यू किस तरह से किया गया, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल उत्तराखंड जैसी जगहों पर टनल बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर हमें हर दूसरे दिन लैंडस्लाइड देखने को मिलता है और इसीलिए इन सब जगहों पर ड्रिलिंग करना एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जिस जगह पर यह हादसा हुआ, ऐसा माना जा रहा था कि उस जगह के पत्थर कमजोर थे और ये मजदूर टनल को रीएडजस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस कमजोर पत्थर को भी ड्रिल कर दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो अब बात करते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कि आखिर कैसे इन 41 मजदूरों को सही सलामत वहां से निकाला गया। तो जैसे ही लोगों को इस बात की खबर लगी कि वहां पर 41 मजदूर फंस गए हैं, वैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। सबसे पहले तो ये पता किया गया कि कोलैप्स हुए टनल में कितना डिस्टेंस ब्लॉक हुआ है। जब इसे मेजर किया गया तो पाया गया कि ब्लॉक हुए एरिया की लेंथ 60 मीटर है, जिसकी डिस्टेंस टनल के एंट्रेंस से करीब 200 मीटर थी। अब इन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के पास दो मेथड थे। एक था हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मेथड, दूसरा था वर्टिकल ड्रिलिंग मेथड। जब हॉरिजॉन्टल ड्रिल मेथड को यूज किया जाता है तो उसमें भी दो टेक्निक यूज की जाती है, एक ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड और दूसरा टनल बोरिंग मशीन को यूज करना। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में सबसे पहले स्टोन्स के बीच में होल किया जाता है, उसके बाद उसमें एक्सप्लोजिव डाल दिया जाता है और उसके बाद एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट किया जाता है, जिसके बाद पत्थर टूट कर गिर जाते हैं और टनल धीरे धीरे बनने लगता है। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आज के टाइम पर टनल की खुदाई के लिए ये मेथड को यूज करना बंद कर दिया गया है। इस टाइम ज्यादातर लोग टनल बोरिंग मशीन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मशीन काफी सेफ मानी जाती है। ये मशीन धीरे धीरे अपने रोटेटिंग हेड की मदद से गड्ढा करती जाती है और पहले से ही तैयार कंक्रीट सेगमेंट को भी टनल में लगाती जाती है। लेकिन ये मशीन काफी कॉस्टली होती है। लेकिन उत्तराखंड जैसी जगहों पर इस मशीन को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिमालयन माउंटेन रेंज यंगेस्ट माउंटेन रेंज है और ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है। इसीलिए यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन होने से काफी हादसे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस मशीन को यूज नहीं किया जा सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन मजदूरों को बचाया कैसे जाए। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक ऑपरेशन शुरू करती है, ऑपरेशन जिंदगी, जिसके तहत गवर्नमेंट कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेती है, जैसे ONGC, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, TSDC इंडिया लिमिटेड, NDRF, SDRF और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस। रेस्क्यू टीम का सबसे पहला मकसद था इन मजदूरों तक किस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इसके लिए 12 नवंबर को ही रेस्क्यू टीम ने एक कंप्रेस्ड पाइप मलबे के बीच में से होकर इन मजदूरों तक पहुंचाया, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई होनी शुरू हो गई। इसके बाद इस ब्लॉकेज में 4 इंच का पाइप भी किस तरह घुसाया गया, जिसके थ्रू इन्हें खाने के सूखे आइटम जैसे बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स भेजे गए। नेक्स्ट डे प्लान बनाया जाता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके वो एक बड़ा पाइप मजदूरों तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद मजदूर उस पाइप की मदद से बाहर निकल आएंगे और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और रेस्क्यू टीम ऑगर मशीन की हेल्प लेती है। इस मशीन की हेल्प से 14 नवंबर को ड्रिलिंग स्टार्ट तो कर दी जाती है, लेकिन ये काम बहुत स्लो हो रहा होता है और साथ ही बहुत सारे पत्थर ऊपर से टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, जिसके वजह से ये ब्लॉकेज और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए दिल्ली से एक और मशीन मंगाई जाती है, जो कि 3 अलग अलग पार्ट में हेलीकॉप्टर के थ्रू लाई जाती है। इन पूरे पार्ट को असेंबल करने में पूरा दिन चला जाता है। इसके बाद 16 नवंबर को इस मशीन से ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है। ये मशीन काफ़ी पावरफुल थी, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से ये ड्रिलिंग स्टार्ट कर देती है।
लेकिन एक दिन के बाद ही टनल में क्रैकिंग की आवाज सी आने लगती है, जिसके बाद तुरंत इस काम को रोकना पड़ता है। उसके नेक्स्ट डे क्रैकिंग वाली जगह की अच्छी तरह से जांच की जाती है और इसी बीच मजदूरों के घर वाले रेस्क्यू टीम से लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि अब तक इन मजदूरों को फंसे 5 दिन हो चुके थे और अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। इनके गुस्से को शांत करने के लिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट ऑफिसर डीपी बलूनी ये कहते हैं कि अब हम वर्टिकल ड्रिलिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि आप सड़क बनाना शुरू करिए। वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1.15 किलोमीटर का एक ट्रैक तैयार करती है, क्योंकि इसी रोड की हेल्प से ड्रिलिंग मशीन को टनल के जस्ट ऊपर लेकर जाना होता है। इस वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और ओएनजीसी मिलकर काम कर रहे थे। इसके बाद 20 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं और सबसे पहले वो इस पूरे एरिया की जांच करते हैं और वो ही सबसे पहले आश्वासन देते हैं कि क्रिसमस से पहले सभी मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी दिन शाम में टनल के मलबे से होकर एक और पाइप जो कि 6 इंच डायमीटर की थी, उसे मलबे के बीच में से मजदूरों तक पहुंचा दिया जाता है। ये पाइप डायमीटर में ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से इस पाइप के थ्रू अब मजदूरों को पका हुआ खाना दिया जा सकता था। इसके साथ ही इस पाइप की हेल्प से लोगों तक कैमरा पहुंचाया जाता है और वहां पर पुष्टि की जाती है कि हर एक मजदूर सही सलामत है। इसी के साथ इस पाइप के थ्रू ही लोगों को दवा, वॉकी टॉकी और भी कई चीजें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन इतनी सारी पाइप चली जाने की वजह से ड्रिलिंग करने में दिक्कत आने लगती है। इसके बाद 23 नवंबर को एक बार फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर मशीन को रखा गया था वो प्लेटफॉर्म ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर ठीक करने के लिए पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद 24 नवंबर को एक बार फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है, लेकिन अगले ही दिन ये मशीन पूरी तरह से टूट जाती है और वहीं पर धंस जाती है, जिसके बाद अर्नोल्ड डिक्स कहते हैं कि अब ये इस मशीन को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन 3 बार खराब हो चुकी है और कोई भी नई मशीन अब इसके जगह पे नहीं लाई जा सकती है। इसके बाद 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग और तेजी से करने को कहा गया। तब तक वर्टिकल ड्रिलिंग से करीब 20 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी थी, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग अभी काफी की जानी थी। वही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में अब सिर्फ 12 मीटर ही बचे हुए थे, तो ये डिसाइड किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को ही आगे कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अब इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को मशीन से न करके मैनुअली किया जाएगा। इसके लिए रेस्क्यू टीम रैट होल माइनर्स की हेल्प लेती है, जो बेसिकली पुराने टाइम में खदानों में काम किया करते थे और उन्हें पता होता था कि कैसे कम एरिया में टनल को खोदना होता है। और इसके लिए रैट होल माइनर्स की 12 लोगों की एक टीम आती है, जो 800 मीटर के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। और 28 नवंबर की रात को ये रैट होल माइनर्स उस बचे हुए 12 मीटर को भी पूरी तरह से ड्रिल कर देते हैं और करीब 8 बजे रैट माइनर्स के इंचार्ज मुन्ना कुरैशी आखिरी पत्थर हटाते हैं और पहले मजदूर को इस मलबे से बाहर निकालते हैं। इसके बाद एक एक करके इन सभी मजदूरों को वहां से निकाल लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रेस्क्यू टीम की सफलता के बाद हर किसी को रेस्क्यू टीम पर बहुत गर्व था और टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स कहते हैं कि इससे ज़्यादा टफ टास्क मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। तो इस तरह से कड़ी मेहनत करने के बाद 17 दिनों में 41 मजदूरों को सही सलामत इस टनल से बाहर निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस टनल को बनाने की। दरअसल उत्तरकाशी टनल 4 धाम महामार्ग परियोजना का एक पार्ट है, जिसका मेन मोटिव है उत्तराखंड के चारों धामों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। इस टनल की टोटल लेंथ 4.5 किलोमीटर है, जो सिलक्यारा और बारकोट को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी, जिसके बाद उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसके अलावा इसका दूसरा मकसद है मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल को इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्री तक बिना किसी दिक्कत के पहुंचाना, जो इस टनल के जरिए काफी इजीली पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट 4 धाम प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसकी टोटल कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे उत्तराखंड में करीब 900 किलोमीटर की नेशनल हाईवे तैयार की जा रही है। दरअसल ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड के इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया से होकर गुजर रहा है, इसलिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इन एरियाज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत ना पड़े, इसके लिए इस बड़े प्रोजेक्ट को 53 सब प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब आप इन एरिया पर 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, लेकिन जब इसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में तोड़ दिया गया तो हर एक प्रोजेक्ट की
जो लेंथ थी वो काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का पता था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो रोड बनाए जा रहे हैं वो 2 लेन रोड है, जिसकी लेंथ 12 मीटर है, जिसके लिए 24 मीटर ज़मीन की ज़रूरत होगी। और माउंटेन एरियाज़ में ज़्यादा पत्थरों की कटाई से लैंडस्लाइड की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि सिलक्यारा बारकोड टनल बनाते वक्त इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था या नहीं। एक्सपर्ट का कहना है कि जब इस तरह के इतने बड़े टनल बनाए जाते हैं तो उसमें टनल से बाहर निकलने के लिए एक एस्केप पैसेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस टनल में इस एस्केप पैसेज का कोई नामो निशान तक नहीं था। इस 4.5 किलोमीटर टनल को बनाकर 1 घंटा टाइम को कम करने के लिए 853 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए गए। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल, ज़मीन, पहाड़, पानी, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इन सब एरियाज़ पर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से हमें पिछले कई सालों में बहुत सारे लैंडस्लाइड और फ्लड्स देखने को मिले हैं। इसलिए जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट किए जाएं तो कम से कम पहले इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूर करें, जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने से कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।